नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे बिल्कुल परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। फर्स्ट प्रश्न है, सांची की स्तूप को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था? सांची की स्तूप को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था? तो आपको 1889 में नामित किया गया था। कब? 1889 में, 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध शिव सागर मंदिर जो असम में स्थित है, 18वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? प्रसिद्ध शिव सागर मंदिर जो असम में स्थित है, 18वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका होगा असम की रानी बरबजा अंबिका के द्वारा स्थापित किया गया था। असम की रानी बररजा अंबिका के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर के पास स्थित है, इनमें किन धर्मों से संबंधित गुफाएं शामिल हैं? एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर के पास स्थित है, इनमें किस धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं? तो आपको बौद्ध, हिंदू, जैन धर्मों से संबंधित गुफाएं, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो आपको पांड्य शासकों द्वारा मदुरई मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पुंडरीकपुरम मंदिर जो अपने भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यह मंदिर कहाँ अवस्थित है? पुंडरीकपुरम मंदिर जो अपने भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यह मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका होगा केरल के कोयट्टम में स्थित है, केरल के कोयट्टम में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बराबर की शैलकृत गुफाएं भारत के झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? बराबर की शैलकृत गुफाएं भारत के झारखंड के किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड नहीं होगा, बिहार होगा। यहाँ बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो आपको जहानाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 है, मंदिर के मुख्य द्वार जिसे गोपुरम कहा जाता है, किस मंदिर निर्माण शैली में अत्यधिक प्रचलित है? मंदिर के मुख्य द्वार जिसे गोपुरम कहा जाता है, यह किस मंदिर निर्माण शैली में अत्यधिक प्रचलित है? तो आपको द्रविड़ शैली में अत्यधिक प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अमरावती स्तूप जो आंध्र प्रदेश के बेगी क्षेत्र में अवस्थित है, इसका निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण सातवाहन राजा द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, यह मंदिर किस शैली में निर्मित है? लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, यह मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो आपको नागर शैली में निर्मित। किस शैली में? नागर शैली में। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से देखेंगे, प्रश्न संख्या 11 है, इलाहाबाद की पहली संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इलाहाबाद की पहली संधि पर हस्ताक्षर हुए थे तो 16 अगस्त 1965 को हुआ था। 16 अगस्त 1765 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है, इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? इलाहाबाद की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? तो आपको रॉबर्ट क्लाइव, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच आपको संधि संपन्न हुई थी। किसके? रॉबर्ट क्लाइव, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, पुर्तगालियों ने भारत पर पहला किला 1503 ईस्वी में कहाँ बनाया था? पुर्तगालियों ने भारत में पहला किला 1503 ईस्वी में कहाँ बनाया था? तो आपको कोचीन में बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 है, भारत में ब्लू वाटर नीति किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा पेश की गई थी? भारत में ब्लू वाटर नीति किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा पेश किया गया था? तो आपको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, वर्ष 1799 ईस्वी में किस शासक ने लाहौर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? 1799 में किस शासक ने लाहौर पर अपना अधिकार कर उसे अपना राजधानी बनाया था?
तो रंजीत सिंह ने बनाया था अपना राजधानी लाहौर को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 है, पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद गठन किया था, जिसमें शामिल थे, तो जिसमें कौन कौन शामिल था, तो आपको सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, शामिल थे जॉन लॉरेंस थे, और चार्ल्स ग्रेवियन मानसेल था शामिल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 है, शिमला सम्मेलन 1945 में आई बेबल योजना में से किसके लिए प्रदान की गई थी? शिमला सम्मेलन 1945 में आई बेबल योजना में से किसके लिए प्रदान की गई थी? तो आपको वायसराय के कार्यकारी परिषद का भारतीयकरण के लिए प्रदान किया गया था। वायसराय की कार्यकारी परिषद के भारतीयकरण के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, प्रश्न संख्या 18 है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से, लॉर्ड इरविन ने सरकार की ओर से किया था। गांधी जी कांग्रेस की ओर से और लॉर्ड इरविन आपको सरकार की ओर से हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है, पाथिर दवी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? पाथिर दवी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है, पहला कानून आयोग 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किस वर्ष स्थापित किया गया था? पहला कानून आयोग 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपको 1834 में स्थापित किया गया था। कब? 1834 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है, मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम का गठन किस वर्ष किया गया था? अब हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका प्रश्न संख्या 21 है, मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपको गठन के वर्ष 1687 में किया गया था, 1687 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, इसकी पहली बैठक संपन्न हुई थी। तब पहली बैठक कब संपन्न हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था संविधान सभा के लिए, तो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23 है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन गीत को किस वर्ष भारत का राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा हिंदी संस्करण में अपनाया गया था? तो हिंदी संस्करण में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से प्रारूप समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में प्रारूप समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है, आपातकाल के समय मूल अधिकार के स्थगन का प्रावधान लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन का प्रावधान लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है, प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों को मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27 देखेंगे, यह कथन किसका है कि भारतीय संविधान एक संघ है जिसमें विकेंद्रीकरण सशक्त प्रवृत्ति है? यह कथन किसका कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? आपको सर आइवर जेनिक्स का कथन है। किसका? सर आइवर जेनिक्स का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे, भारतीय संविधान के संबंध में यह कथन किसका है कि संविधान ना तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और ना ही शुद्ध रूप से एकात्मक है, क्योंकि यह दोनों का संयोजक है। तो आपको दुर्गादास बसु का कहना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, राजमन्नार समिति 1917 में, सरकारी आयोग 1983 में भारतीय संविधान को बताया। तो भारतीय संविधान कहता राजमन्नार समिति 1917 और सरकारी आयोग 1983 भारतीय संविधान को बताया। तो क्या बताया? परिसंघीय बताया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 है, संविधान के प्रारूप समिति के समस्त प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान के प्रारूप समिति के समस्त प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आपको जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने।
नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब हम पर्यावरण और जैव विविधता। पर्यावरण और जैव विविधता से देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न हम। प्रश्न संख्या 31 है, महासागर के खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। महाश्रृंखला की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक माना जाता है तो बैक्टीरिया, फाइटोप्लांटक और शैवाल को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे, यूएनईपी द्वारा विश्व भर में भवन निर्माण कार्यों के कार्बन पद चिन्ह का आकलन करने के लिए किसका विकास किया गया है? किसका विकास किया? कॉमन कार्बन मेट्रिक का विकास किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है, यदि किसी विशेष पौधे की प्रजाति खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है तो इसे किस अनुसूची में रखे जाने की आवश्यकता होती है? तो आपको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 के अंतर्गत रखने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 है, WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के अनुसार हवा में अत्यधिक ओजोन की मात्रा किस रोग का कारण बन सकती है? तो ओजोन में अत्यधिक हवा किस कारण बन सकती है? तो अस्थमा का कारण बन सकती है। किसका? अस्थमा का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। प्रश्न संख्या 35 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता किसके कारण बनती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किसकी अधिकता कारण बनती है? तो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे, विश्व वानिकी कांग्रेस का कितने वर्षों के अंतराल पर एक बार आयोजन किया जाता है? विश्व वानिकी कांग्रेस के कितने वर्षों के अंतराल पर एक बार आयोजन किया जाता है? तो आपको 6 बार आयोजन किया जाता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे 37, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा जो एक स्वैच्छिक और गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी घोषणा है, किस वर्ष लागू की गई थी? तो किस वर्ष लागू किया था? 2014 में लागू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की जलवायु शिखर सम्मेलन के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 है, कम समय में वन क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रसिद्ध पद्धति जिसमें पेड़ों के आसपास लगाया जाता कहलाता है? कम समय में वन क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रसिद्ध पद्धति जिसमें पेड़ों के आसपास लगाया जाता है क्या कहलाता है? तो जापानी मियावाकी पद्धति कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए किस फसल की खेती महत्वपूर्ण माने जाते हैं? मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की किस फसल के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 है, किस जीव की कुछ प्रजातियां कवक के कीटक के रूप में जानी जाती हैं? किस जीव की कुछ प्रजातियां कवक के कीटक के रूप में जानी जाती हैं? तो आपको चींटी को जानी जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो भारत और विश्व का भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है 41, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में? तो यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस में? उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह दक्षिणी छोर ग्रेट निकोबार से दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट तक विस्तृत है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी छोर ग्रेट निकोबार से दक्षिणी में स्थित इंदिरा पॉइंट तक विस्तृत है। 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। कितना? 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 है, 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर देश के किन राज्यों से होकर गुजरती है? सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से गुजरती है। सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने? तो आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे, कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। कर्क रेखा मैंने 23.5 डिग्री कितने राज्यों से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे, भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है? भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है? तो क्रमशः 2933 किलोमीटर है और 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर और
14 किलोमीटर है। आपको पूर्व से पश्चिम है 3200 2933 किलोमीटर और दक्षिण उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 46 है, भारत का दक्षिणतम उत्तरतम पश्चिमोत्तर तथा पूर्वोत्तर बिंदु कौन है? भारत का दक्षिणतम और उत्तरोत्तर और पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? तो क्रमशः आपको इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर, गौरी माता गुजरात और लिबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में है। इंदिरा कौल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। गौरी मीता कहाँ? गुजरात में है। लिबुथु कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे, भारत पाकिस्तान को कौन सी रेखा एक दूसरे को विभाजित करती है? भारत पाकिस्तान को कौन सी रेखा एक दूसरे को विभाजित करती है? तो आपको रेड क्लिप रेखा विभाजित करती है। किसने? रेड क्लिप रेखा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है, भारत की पश्चिमी तटरेखा फैली हुई है। भारत की पश्चिमी तटरेखा फैली हुई है तक खंबात की खाड़ी से कोमोरिन अंतर्द्वीप तक फैली हुई है। खंबात की खाड़ी से कोमोरिन अंतर्द्वीप तक भारत फैली हुई है पश्चिमी तटरेखा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे, मालाबार तट जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है या विस्तृत है। मालाबार तट जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र तक विस्तृत है, तो आपको कोकण से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे, भारतीय प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से किस दूरी तक होती है? जिस क्षेत्र में उपयोग का भारत का पूर्णतः अधिकार है। भारतीय प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से किस दूरी तक होती है जो क्षेत्रीय उपयोग में भारत पूर्णतः अधिकार है? तो आपको 12 समुद्री मील तक होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अब टॉपिक हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या देखेंगे? हम भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे। तो इस पर हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कि 51 प्रश्न संख्या है, भारत के लिए विदेशी मुद्रा आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत के लिए विदेशी मुद्रा आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाला धन। विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाला धन है विदेशी मुद्रा आय का सबसे बड़ा स्रोत। प्रश्न संख्या 52 है, किस भारतीय उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक कार्यबल कार्यरत है? किस भारतीय उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक कार्यबल कार्यरत है? तो आपको कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे, भारत के स्टॉक एक्सचेंजों के कामकाज की देख रेख कौन सी नियामक संस्था करती है? भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के कामकाज की देख रेख में कौन सा संस्था करती है? तो आपको भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी करती। कौन? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी करती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? भारत में बैंकिंग क्षेत्र को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? तो आपको भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करती है, आरबीआई। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है 55 है, किस भारतीय शहर को भारत के वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? किस भारतीय शहर को भारत के वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो आपको मुंबई को जाना जाता है वित्तीय शहर के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या हम 56 देखेंगे। प्रश्न संख्या 56 है, वैश्विक स्तर पर नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक स्तर पर नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत का स्थान क्या है? आपको 5वां स्थान, कैमा 5वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है, किस भारतीय राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस राज्य की भारतीय आय प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है? तो गोवा का। किसका है? गोवा का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे, भारत में नए बैंकों को लाइसेंस दिए जाने के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यक क्या है? भारत में नए बैंकों को लाइसेंस दिए जाने के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यक कितना है? तो आपको न्यूनतम 500 करोड़ की न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे, कौन से भारतीय बैंक भारतीयों को पूर्ण स्वामित्व वाला पहला बैंक है? कौन सा भारतीय बैंक भारतीयों को पूर्ण स्वामित्व वाला पहला बैंक है? तो आपको पंजाब नेशनल बैंक है जो पीएनबी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 है, भारत में जीडीपी का सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत में जीडीपी का सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो आपको सेवा क्षेत्र का है। किसका? सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है समान विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित टॉपिक हम देखेंगे। समान विज्ञान एवं तकनीकी से देखेंगे, जिसका प्रश्न संख्या 61 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह है? तो आपको 18 समूह है और 18 समूह
और है आवर्त है और 7 समूह है। इस प्रकार 18 और 7 समूह हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो 18 आवर्त हैं और 7 समूह हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। जब अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में क्या बनता है? जब अम्ल के साथ अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में क्या बनता है? तो आपका राइट आंसर होगा एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है? उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं जिसमें ऊष्मा होती है? तो ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पृथ्वी पर जानवरों को वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जानी जाती है? तो आपको प्राणी भूगोल जानी जाती है। किसका? प्राणी भूगोल जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार का उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 है। गैसोहोल जो ईंधन का एक सस्ता विकल्प है, इसे पेट्रोल में किस फसल के रस को मिलाकर तैयार किया जाता है? गैसोहोल जो ईंधन का एक सस्ता विकल्प है, इसे पेट्रोल में किस फसल के रस को मिलाकर तैयार किया जाता है? तो आपको गन्ने को रस के साथ तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। एलपीजी गैस के रिसाव आदि की पहचान के लिए गंध हेतु मिलाई जाने वाली गैस है। तो कौन सा है? तो एथिनॉल है। एथेनथियोल है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है। भू स्थित उपग्रह का कक्षीय वेग होता है। भू स्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? तो 3.08 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 है। प्रणोदन तंत्र जो मुख्यतः 4 प्रकार प्रोपेलर, टरबाइन या जेट इंजन, रैमजेट तथा रॉकेट होते हैं, इनमें मिसाइल किस प्रकार के प्रणोदक यंत्र द्वारा प्रणोदित होता है? तो रॉकेट और जेट इंजन द्वारा प्रणोदित होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 है। विश्व का प्रथम वाटर वेव लेजर का निर्माण किस देश के वैज्ञानिक ने किया है? विश्व के प्रथम वाटर वेव लेजर का निर्माण किस देश के वैज्ञानिक ने किया है? तो आपको इजराइल के वैज्ञानिक ने किया है। अब हम देखेंगे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से महत्वपूर्ण प्रश्न। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से महत्वपूर्ण प्रश्न। किसके अनुसार शिक्षा एवं व्यवहारिक अनुभवनात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए जहां छात्र अपनी शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग ले सके? तो आपको जॉन डेवी के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डेवी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा देने वाले शुरुआती सिद्धांतकार कौन माने जाते हैं? तो आपको जॉन लॉक माने जाते हैं। जॉन लॉक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है। पढ़ाते समय बच्चे की कक्षा का व्यवहार अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो आपको अवलोकन विधि उपयुक्त है। कौन सा? अवलोकन विधि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 है। सीबीएसई द्वारा निर्धारित समूह परियोजना गतिविधि एक सशक्त माध्यम है। कौन सा माध्यम है? तो सामाजिक भागीदारी सुविधाजनक बनाने के लिए आपको सशक्त माध्यम है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करती है बल्कि उसमें पहले भी होता है। यह विचार किसने दिया था? तो यह विचार जीन पियागेट द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। मास्लो का सिद्धांत पर आधारित है। मास्लो का सिद्धांत आधारित है तो आवश्यकताओं पर आधारित है। किसका? आवश्यकताओं पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है। एकल अभिभावक बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या चाहिए? तो स्थिर और संतुलन वातावरण प्रदान करें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है। भावनात्मक रूप से प्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। भावनात्मक रूप से प्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो प्रस्तुति का संतुलित तरीका होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। प्रश्न संख्या 79 है। सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो B.F. स्किनर के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 है। पियाजे के अनुसार कौन सी पूर्व संक्रियानात्मक काल की मूल विशेषता नहीं है? तो आपको विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न अब हम टॉपिक देखेंगे संप्रेषण और संचार से महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। संप्रेषण या संचार से महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम देखेंगे, जिसका फर्स्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 81 है। शाब्दिक संचार की मुख्य उद्देश्य क्या है? शाब्दिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो आपको संदेश देने के लिए शब्दों को लिखित या मौखिक उपयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 है, अशाब्दिक संचार के माध्यम से कौन कौन से तत्व व्यक्त किए जा सकते हैं? तो कौन कौन से तत्व व्यक्त किया जा सकते हैं? तो भावनाएं, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है, लिखित संचार का उदाहरण कौन कौन से है? लिखित संचार का उदाहरण कौन कौन सा है? तो आपको पत्र है, ईमेल है, रिपोर्ट है और लिखित दस्तावेज है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 है, मौखिक संचार की विशेषता क्या है जो इसे प्रभावी बनाता है? मौखिक संचार की विशेषता क्या है जो इसे प्रभावी बनाता है? तत्काल प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण बनाता है। नेक्स्ट रूप से प्रश्न संख्या 85 है, एक तरफा संचार मुख्य रूप से किस युग में प्रचलित था? एक तरफा संचार मुख्य रूप से किस युग में प्रचलित था? तो प्रसारण पहले मीडिया युग में प्रचलित था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 है, बहुतरफा संचार की मुख्य विशेषता क्या है? बहुतरफा संचार की मुख्य विशेषता क्या है? कई प्रतिभागियों के बीच इंटरैक्टिव और पारस्परिक संचार है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 है, वर्चुअल समुदाय की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? तो वर्चुअल समुदाय की उत्पत्ति कब और कैसे हुआ? तो 1880 से 1990 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट के आगमन से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे, अशाब्दिक संचार में किस प्रकार के संकेतों का उपयोग होता है? अशाब्दिक संचार में किस प्रकार के संकेतों का प्रयोग होता है? तो आपको शरीरी भाषा, चेहरे का भाव और इशारे की मुद्रा से होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 है, बहुतरफा संचार का मुख्य विशेषता क्या है? बहुतरफा संचार की मुख्य विशेषता क्या है? संचार में सहभागिता और पारस्परिकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है, डिजिटल युग ने संचार को किस अवधारणा को बढ़ावा दिया? डिजिटल युग ने संचार को किस अवधारणा को बढ़ावा दिया है? तो बहुतरफा संचार वर्चुअल समुदाय को बढ़ावा दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखें खेलकूद। खेलकूद से हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 91 है, बैडी किस खेल का उपप्रकार है? बैडी किस खेल का उपप्रकार है? तो आपको हॉकी का है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 है, घास के कोर्ट पर खेले जाने वाले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का नाम क्या है? घास पर खेले जाने वाले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का नाम क्या है? तो विंबलडन है। क्या है? विंबलडन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 93 है, किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का उपनाम लाबिस्टेस द व्हाइट एंड स्काई ब्लूज है? तो आपको अर्जेंटीना का है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो पाकिस्तान का खेल आपको फील्ड हॉकी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 95 देखेंगे, वर्तमान में कितने ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किए जाते हैं? वर्तमान में कितने ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है? तो 4 का किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे, किस खेल की वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट श्रीलंका गेटजीके कप है? कहता है किस खेल का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट श्रीलंका गेटजीके खेल है? तो आइस हॉकी का है, आइस हॉकी का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे, एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो शतरंज के खिलाड़ी। किसे? शतरंज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 है, किस देश के प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी? किस देश ने सर्वप्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी? तो आपको फ्रांस ने किया था, 1924 में किया। कब? 1924 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 है, किस वर्ष प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था? किस वर्ष प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था? तो 1973 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे, कबड्डी मैच के प्रत्येक टीम में कितने सदस्य होते हैं? कबड्डी मैच के प्रत्येक टीम में कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर ज्ञान। तो कंप्यूटर ज्ञान से हम देखेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न संख्या 101 देखेंगे हम, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो कहलाता है फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 है, ट्विटर का एक आधारित संचार मंच है। ट्विटर एक आधारित संचार मंच है, SMS का एक आधारित संचार मंच है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 देखेंगे। प्रश्न संख्या 103 देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा खोज इंजन विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा इंजन
खोज इंजन विकसित किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट बिग खोज विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे, सीपीयू को कौन सा घटक मेमोरी से निर्देशित प्राप्त करने और डिकोड करने की जिम्मेदार है? कहता है सीपीयू का कौन सा घटक मेमोरी से निर्देश प्राप्त करने और डिकोड करने के लिए जिम्मेदार है? तो आपको नियंत्रण इकाई जिम्मेदार है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 है, कंप्यूटर का स्मृति मापन किया जाता है? कंप्यूटर की स्मृति मापन किया जाता है तो बिट्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 है, साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? तो निजी और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना, निजी और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 है, ASCII पूर्ण रूप क्या है? ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर फॉर्मेशन इंटरचेंज है। अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर फॉर्मेशन इंटरचेंज है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार का प्राथमिक कार्य क्या है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार का प्राथमिक कार्य क्या है? तो एप्लीकेशन लॉन्च करना और खुली हुई विंडो का प्रबंधन करना होता है। आपको एप्लीकेशन लॉन्च करना और खुली हुई विंडो को प्रबंधन करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 है, मदरबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मदरबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? तो हार्डवेयर घटकों के बीच संचार और समन्वय की सुविधा प्रदान करना। आपको मदरबोर्ड का हार्डवेयर घटकों के बीच संचार और समन्वय की सुविधा प्रदान करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 है, VFX का पूर्ण रूप क्या है? VFX का पूर्ण रूप क्या है? विजुअल इम्पैक्ट है, विजुअल इम्पैक्ट। नेक्स्ट प्रश्न अब देखेंगे टॉपिक कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 101 हम 111, गुणवत्ता प्रमाणित बीजों का लेबल टैग का रंग क्या रखा जाता है? गुणवत्ता प्रमाणित बीजों का लेबल टैग क्या रखा जाता है? तो आपको नीला रखा जाता है। क्या नीला रखा जाता है? नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 112 है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो बागवानी और शहद के उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 है, गैर फलीदार फलों के लिए कौन से जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? गैर फलीदार फलों के लिए कौन से जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो एजोट बैक्टर का उपयोग किया जाता है, एजोटो बैक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 देखेंगे, ड्रिप सिंचाई के संबंध में कहा जा सकता है कि यह काम करता है? ड्रिप सिंचाई के संबंध में यह कहा जाता है कि यह काम करता है तो मृदा अपरदन और जल अववाह को काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 है, धान की खेती में पडलिंग का उद्देश्य क्या है? धान की खेती में पडलिंग का उद्देश्य क्या है? तो रोपाई में आसानी होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 है, 750 से 1150 मिमी के बीच वर्षा वाली फसलों की खेती को कहा जाता है? 750 से 1150 मिमी के बीच वर्षा वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो सूक्ष्म भूमि खेती कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 है, किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हा कहा जाता है? कुल्हा कहा जाता है तो हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। कहता किस राज्य में कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हा कहा जाता है? तो कहाँ कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 है, हरे चने का वैज्ञानिक नाम है? हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सिसर एरिएटिनम है, एरिएटिनम है, सिसर एरिएटिनम है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 है, नीली क्रांति संबंधित है? तो नीली क्रांति आपको संबंधित है तो मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 है, 2000 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर तक के सांस्कृतिक कमांड क्षेत्र CCA वाली सिंचाई परियोजना क्या कहा जाता है? 2000 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर तक के सांस्कृतिक कमांड क्षेत्र CCA वाली सिंचाई परियोजना को क्या कहा जाता है? तो मध्यम सिंचाई परियोजना कहा जाता है। क्या? मध्यम सिंचाई परियोजना कहा जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक विविध से हम टॉपिक देखेंगे जिसका फर्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज चक्र कितनी की तिलियां हैं? भारत
के राष्ट्रीय ध्वज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? तो आपको 24 तिलियां हैं। कितना? 24 तिलियां। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, भारत रत्न, कलिंग पुरस्कार और अशोक चक्र ये कौन से पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, भारत रत्न, कलिंग पुरस्कार, अशोक चक्र में कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? तो आपको अशोक चक्र दिया जाता है रक्षा कर्मियों को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 है, कौन सा विश्व का सर्वोत्तम पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? कौन सा विश्व का सर्वोत्तम पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 देखेंगे, भारत रत्न सम्मान पाने वाला प्रथम महिला कौन थी? भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 देखेंगे, भारत का प्रथम उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 देखेंगे, जो आपका अंतिम प्रश्न होगा सार संग्रह का। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 130 देखेंगे, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? तो आपको सीवी रमन है। कौन है? सीवी रमन, जो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थे। कौन? सीवी रमन थे। इस प्रकार आपका आज का सार संग्रह यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी लिखिए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।